साइकोलॉजी की टर्म में जो ग्रीफ है ना, इट इज बेसिकली ए नेचुरल रिस्पॉन्स टू अ लॉस। आप किसी छोटी सी बात पे भी ना ऐसे ट्रिगर हो जाएंगे कि अगला इंसान कहेगा ये तो नॉर्मल था, तो ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, लेट्स सपोज ब्रेकअप हुआ था। अब ब्रेकअप इज समथिंग जो रिलेशनशिप का ब्रेकअप है, ठीक है, वो हमारे सोसाइटी में इतना एक्सेप्टेबल, सोशल मीडिया आजकल हमारे लिए बहुत आसान है, हम हर चीज को ना एक डिफरेंट नाम दे सकते हैं और आप उसको सही गलत कहें। हमारे दिमाग में अक्सर कुछ नॉट्स पड़ जाती हैं, कुछ गिरहें होती हैं जो खुलती नहीं हैं। किस तरह वो गिरहें पड़ती हैं? अक्सर क्या बल्कि हम में से हर बंदा दुख से, तकलीफ से गुजरता है, ग्रीफ से गुजरता है, और समटाइम्स अगर हम उसको सही तरह से प्रोसेस ना करें अपनी बॉडी में या अपने ब्रेन में, तो वो तमाम उम्र का एक नासूर बन जाता है, ट्रॉमा बन जाता है। आज इसी सिलसिले में इसी टॉपिक पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। अच्छा आयशा, आप साइकोलॉजी की टर्म में ग्रीफ को किस तरह एक्सप्लेन करेंगी? थैंक यू राबिया फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो साइकोलॉजी की टर्म में जो ग्रीफ है ना, इट इज बेसिकली ए नेचुरल रिस्पॉन्स टू अ लॉस। अब वो लॉस किसी भी चीज का हो सकता है, लॉस आपके लव्ड वन का भी हो सकता है, लॉस आपका कोई किसी न्यू जॉब पे आप जा रहे हैं, आपकी पुरानी जॉब का भी हो सकता है, आपका चेंज ऑफ एनवायरनमेंट है उसका भी लॉस हो सकता है। सो लॉस हैज मेनी फॉर्म्स, वो बहुत सारी आपको शक्लों में नजर आता है, और हर इंसान के लिए लॉस डिफरेंट होगा। डेफिनेटली आप जिस तरह से लॉस को रिस्पॉन्स करेंगी, हो सकता है मैं उस तरह से रिस्पॉन्ड ना करूँ, ठीक है। तो जब लॉस डिफरेंट होगा, उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा, तो डेफिनेटली ग्रीफ भी सबके लिए सब्जेक्टिव है, यानी वो डिफरेंट है। बट ग्रीफ एक नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारा किसी भी किस्म के लॉस पे। हर इंसान ग्रीफ के प्रोसेस से गुजरता है, दिस इज नेचुरल, दिस इज ये अनअवॉइडेबल है, बिकॉज़ होना ही है एवरीडे लाइफ में, आप इसको अवॉइड तो कर नहीं सकते। बिल्कुल। ये ट्रॉमा कब बनता है? देखिए, आपने जो बात की है कि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, जब हम इसको अवॉइड करते हैं और हम इसको अपने आप को हील नहीं करते हैं, हम उन डिफिकल्ट इमोशंस को प्रोसेस नहीं करते हैं विद टाइम, तो डेफिनेटली वो प्रोलॉन्ग होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस तो हमारी लाइफ से कम नहीं हुआ, ठीक है। एक ग्रीफ था, लॉस था, उसको हमने प्रोसेस नहीं किया, हम अपनी फंक्शनिंग करते रहे, हम नॉर्मल बैक टू लाइफ हो गए, सारा कुछ हो गया। अब जो लाइफ के स्ट्रेसेस है वो एड ऑन हो रहे हैं, मतलब आपने बेस एक ऐसी बना दी है जो कि ऑलरेडी मैल अडेप्टिव है, मतलब जिसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, उसके ऊपर आप ऐड ऑन कर रहे हैं, स्ट्रेसेस को डाले जा रहे हैं, तो वन टाइम यू वुड जस्ट एक्सप्लोड, ठीक है। अब वो जो एक्सप्लोजन है, इट कुड बी अ ट्रॉमा, ठीक है, वो ट्रॉमा की शक्ल इख्तियार भी कर सकता है। और ट्रॉमा की शक्ल इख्तियार करना क्या होता है? मतलब हमें कब पता चलता है कि दिस पर्सन इज नाउ फेसिंग अ ट्रॉमा इन हिज ब्रेन और इन बॉडी? बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने कहा, आपने जब उसको प्रोसेस नहीं किया, आपकी फंक्शनिंग हो रही है, बट आप एक इंसान है, हर इंसान के ब्रेन की कैपेसिटी है, आपका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जब वो कैपेसिटी खत्म होगी तो आप किसी छोटी सी बात पे भी ना ऐसे ट्रिगर हो जाएंगे कि अगला इंसान कहेगा ये तो नॉर्मल था, व्हाट डिड आई डू, मैंने ऐसा क्या किया है, जो आपका रिस्पॉन्स इतना ओवर द बोर्ड आया है। तो वो जब वो रिस्पॉन्सेज आपके बहुत ज्यादा आने लग जाए और आप हर छोटी गैर मामूली चीज से भी ट्रिगर होने लग जाए, और रिस्पॉन्स इस तरह का दें जो कि नॉर्मल ना हो। तो इट मींस यू आर गोइंग थ्रू विद सम ट्रॉमा जिसको आपने एड्रेस नहीं किया। आपने बात की एड्रेस करने की, किस तरह एक ग्रीफ को, लेट्स सपोज एक ऐसी चीज पे जाते हैं जो ऑलमोस्ट हर एक की लाइफ में होती है, आपका कोई लव्ड वन इस दुनिया में नहीं रहा, डेथ एक ऐसी चीज है जिसको हम वो कर ही नहीं सकते, समटाइम्स इट वुड बी सडन, कुछ लोगों की बीमारी के बाद आता है। अगर इसको हमने सही तरह एड्रेस नहीं किया, और एड्रेस करना है सही तरह, तो किस तरह करना? बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही बात की है कि समटाइम्स अगर कोई बीमार है, हमें पता है कि उस इंसान ने, मतलब हमें पता चल गया कि बीमारी क्रोनिक बीमारी है, मतलब वो अब उस स्टेज पे पहुंच, डॉक्टर्स भी बता देते हैं, तो हम कहते हैं जरूर है कि हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, वो जो मेंटली प्रिपेयर करने का वक्त होता है ना, उसको हम एंटिसिपेटरी ग्रीफ कहते हैं, कि ये ग्रीफ आने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसी दौरान अपने आप को ग्रीफ के प्रोसेस से गुजार रहे हैं, वो एड्रेस खुद ब खुद हो रहा है, अपने जहन में हम उस चीज को समझा रहे हैं कि अच्छा ये होगा, इट इज गोना बी हैपन, ठीक है। अब वो जब वो हो जाता है,
तो आधा काम तो ग्रीफ का हुआ है ओके और आपने फिर बाकी का काम करना है, ठीक है। लेकिन इन सम केसेस मैंने ये भी देखा है कि लोग डिनाइल में चले जाते हैं, हाँ ठीक है। देयर आर सर्टेन स्टेजेस ऑफ Exactly. ग्रीफ, वो जो मैं हाँ. एक्सप्लेन करती हूँ अभी। लेकिन जब लोग डिनाइल में चले जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हो जाएगा। एक होता है कि आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आपको होप है, दैट इज डिफरेंट। राइट बहुत सारे केसेस में डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं हो जाएगा, सब कुछ हो बिल्कुल जाएगा, ऐसा। लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है, वी नेवर नो, बहुत अनप्रेडिक्टेबल सी सिचुएशन होती है। तो जब वो होता है तो हमने ग्रीफ को उस दौरान प्रोसेस नहीं किया, राइट ठीक है। अब वो जब हो गया, लॉस हो गया, तो वो ग्रीफ अब डबल हो गया। ओके अब हमने उसको कैसे प्रोसेस करना है? यस अब हमने जो उसको प्रोसेस करना है, सबसे पहले इस चीज को समझे कि इसकी कुछ स्टेजेस हैं। ओके सबसे पहले डिनाइल आएगा ही आएगा। अब वो डिनाइल आप उस दौरान गुजार चुके हो, ओके राइट ठीक है। फिर आती है आपकी बार्गेनिंग, फिर आता And है what is आपका that? एंगर, एक्सप्लेन करते हैं Okay, सब please. चीजें, ठीक है। फिर आपका एंगर आता है, फिर आपका डिप्रेशन आता है, एंड देन कम्स द एक्सेप्टेंस। अब ये जो स्टेजेस एक्सप्लेन की हुई हैं, इसका ये मतलब नहीं है हर इंसान एक लीनियर वे में से गुजरेगा। पहले डिनाइल होगा, फिर बार्गेनिंग होगी, फिर एंगर आएगा, नहीं। इट्स अ वेरी फ्लक्चुएटिंग प्रोसेस, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। समटाइम्स यू वुड लाइक कि ठीक है हो गया, बस अल्लाह की मर्जी, दैट्स ऑल अप, एंड यू मूव ऑन इन योर लाइफ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो जो डिनाइल है, डिनाइल इटसेल्फ इज कि नहीं, मैं नहीं मानती कि ये हुआ है, हाँ ये ठीक है? मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे साथ। बार्गेनिंग आप कहते हो, बार्गेनिंग जैसे नॉर्मल जबान में नहीं है कि आप कोई चीज ले रहे थे, अच्छा ये हुआ था, वो तकलीफ में था इंसान, बेहतर अच्छा है कि वो हुआ। अच्छी जगह पे हाँ, चला गया, ठीक है। राइट उसके बाद एंगर, हम सबको पता है जो एंगर हमारे होते हैं कि हम इरिटेबल हो रहे होते हैं, हाँ कभी अल्लाह ताला से भी नाराज होते Questioning. हैं, अपने बहन भाइयों से, अपने इर्द गिर्द लोगों से नाराज होते हैं। बिल्कुल, वो क्वेश्चनिंग एक चल रही है, ओके ठीक है? राइट और डिप्रेशन में एक स्टेट आ जाती है कि आप कॉन्टिन्यूसली उसी फीलिंग में हैं, उसी एक स्पाइरल में हैं, और आप अपनी सारी फंक्शनिंग को जो है ना इम्पेयर कर देते हैं। यू नॉट गोइंग आउट, यू नॉट मीटिंग पीपल, वो गिल्ट आ जाता है कि मैं अपनी लाइफ में कैसे मूव ऑन कर सकता हूँ, कि मेरे साथ अभी इतना बड़ा सदमा हुआ है एंड इट इज दैट इजी फॉर मी। वो फिर एक गिल्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तब भी आप ग्रीफ को प्रोसेस नहीं कर रहे हो, आप एक गिल्ट में रह रहे हो। ओके और फिर जब ये सब चीजें हो जाती है, फिर एक्सेप्टेंस आती है। अगेन लाजमी नहीं है कि हर इंसान की एंड स्टेज एक्सेप्टेंस होगी। ओके इट्स लाइक टू एंड फोर, बैक एंड फोर्थ, आप आगे पीछे ऑसिलेट करते रहते हो इन स्टेजेस। लेकिन इन तमाम स्टेजेस से एक बंदा गुजरता है most of the time. बिल्कुल ओके बिल्कुल। अच्छा सही हर इंसान के लिए हमें पता नहीं होता, ये तो अब टेक्निकलिटीज है जो हम लोगों को पता है और हम बताते हैं हाँ पेशेंट्स लेकिन को, एक आम बंदे को आप इंसान को नहीं पता। ओके राइट हाँ। ओके अच्छा अब हो गया, एक हादसा हो गया, आप दुख में भी चले हाँ। गए, तकलीफ में भी हैं, हाँ। व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोसेस दिस? टाइम, ओके टाइम इज अ ग्रेट हीलर काइंड ऑफ Time. स्टफ। टाइम along with your own emotional processing। आपको पता हो कि आप जिस चीज से इस टाइप पे गुजर रहे हैं, इट इज नेचुरल, ओके ठीक है। तो आपने एक टाइम तक वो ग्रीफ कर लिया है। अब जहां आपको लग रहा है कि अब आपकी फंक्शन खराब हो रही है और आपसे खुद से नहीं हो रहा, सीक आउट प्रोफेशनल हेल्प। ओके राइट हमारी सोसाइटी में तो ये भी तो स्टिग्मा है ना कि अगर हम 3 दिन के बाद अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं तो भाई इन्होंने तो ग्रीफ नहीं किया, यस ठीक है। या अगर ग्रीफ प्रोलॉन्ग हो जाता है और लोग अनेबल है अपने आप को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, तो हम कहते हैं उनको जाओ आप प्रोफेशनल हेल्प ले लो। दैट कम्स अनदर स्टिग्मा। ओके मेरा ये ख्याल था, मुझे आपसे बात करने से पहले मेरे दिमाग में एक ये मिसकॉन्सेप्शन थी या राइट स्टफ था कि हम ग्रीफ तब प्रोसेस नहीं होता मे बी जब हम उस पे रोते धोते नहीं है, जब हम चीखों पुकार नहीं करते, जब हम लोगों को नहीं बताते, तो इसका मतलब है कि हम उसे अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? या समटाइम्स आप सब कुछ एक्सप्रेस करने के साथ साथ भी उसे अवॉइड कर रहे होते हैं? क्या डिफरेंस, क्या अवॉइडेंस किसे कहते हैं? अच्छा, इसमें ना ये आपकी बॉडी के रिस्पॉन्सेज है, नेचुरल स्टेट्स है आपकी बॉडी की। हाइपर अराउजल भी होती है और हाइपो अराउजल भी होती है। ओके व्हाट इज दिस? हाइपर अराउजल इज कि आपके बहुत ज्यादा इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं कि आप इरिटेबल हैं, आप बहुत चिढ़ रहे हैं हर चीज से, और आप इस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं, आपको नजर आ रही है वो चीजें हो रही हैं। हाइपो अराउजल है कि आप अपने माइंड के सारे प्रोसेसेस को शट डाउन कर देते हैं, वो जो अवॉइडेंस वाली स्टेज है ना, और सारा लोड आपकी बॉडी पे आ जाता है। ओके ठीक है, तो उसमें सोमैटिक सिम्टम्स भी आते हैं। ओके एंड व्हाट इज दिस? सोमैटिक सिम्टम्स कि आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, आपको एक रेस्टलेसनेस फील हो रही है, आपको कभी यहाँ पेन हो रहा है, कभी शोल्डर्स में पेन है, कभी हेडेक है, कभी स्टमक एक है, बहुत सारे डिफरेंट बॉडीली सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इसको ये हुआ, इसको वो हुआ, अच्छा जी इसका रूट कॉज क्या है। जब हम हिस्ट्री लेते हैं, वो 2 हफ्ते पहले जी इन्होंने ना कोई एक लॉस हुआ है, अब वो लॉस क्या है, अच्छा ब्रेकअप हुआ था,
ठीक है, लेट्स सपोज ब्रेकअप हुआ था। अब ब्रेकअप इज समथिंग जो रिलेशनशिप का ब्रेकअप Yes. है, ठीक है, वो हमारी सोसाइटी में इतना एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अब चाहे वो रिलेशनशिप का ब्रेकअप आपका डिवोर्स हुई, सेपरेशन हुई, यस ठीक है, उसमें भी ग्रीफ से गुजरना पड़ता है। वहां पे अवॉइडेंस ये आ रही है कि आपकी बॉडी नम हो रही है, आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, बट यू आर टेकिंग एवरीथिंग इन, हर चीज को आप अंदर लिए जा रहे हो। ओके यहाँ पे मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरे फादर की डेथ हुई विद डिमेंशिया और उस वक्त मुझे लग रहा था कि आई वाज रेडी फॉर दिस क्योंकि मैं उन्हें देख रही थी आहिस्ता आहिस्ता जाते आफ्टर सम टाइम मुझे लगा कि आई एम ओके आई एम रेडी टू मूव ऑन और 1 साल 2 साल गुजर गए बट फिर क्या हुआ कि मुझे नाइटमेयर्स आना शुरू हो गए अपने फादर की बीमारी के और मैं उससे निकल ही नहीं पा रही 1 साल 2 साल 3 साल और वो सिलसिला चलता ही जा रहा है। तो इसको मतलब ये क्या मुझे लगता था कि मैंने तो प्रोसेस किया है, हर चीज को प्रोसेस किया है, मैंने उनकी बीमारी को देखा है, सहा है, बर्दाश्त किया है, साथ साथ रोई धोई हूँ, फिर मैंने उनकी डेथ देखी है, फिर मैंने हर चीज को प्रोसेस किया है। तो ये बाद में इतने सालों के बाद जो फिर ग्रीफ निकल के आता है और आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ तो ठीक गुजार रही हूँ लेकिन मेरी रात ठीक नहीं गुजर रही या समटाइम्स आपकी रात ठीक गुजर रही है तो नॉर्मल लाइफ ठीक नहीं गुजर रही। इसको ये आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल इस बात को हम रिलेट करते हैं अपनी लास्ट वाली बात से जो मैंने कहा है कि हम वी आर टेकिंग एवरीथिंग इन। ओके डू वी हैव प्रोसेस? आपने वो प्रोसेस किया है? ये देखिए आपने उस प्रोसेस को प्रोसेस किया कि एक बीमारी है, इन्होंने जाना है, ठीक है, गेट इट, बट क्या आपने अपने इमोशंस को प्रोसेस किया? क्या आपने अपनी सैडनेस को प्रोसेस किया? एंड हाउ टू प्रोसेस दैट? अपनी सैडनेस के साथ बैठे, जस्ट एक्नॉलेज इट, और अगर आपसे खुद नहीं हो रहा, सीक प्रोफेशनल हेल्प, गो टू अ थेरेपिस्ट, उनसे पूछे इमोशंस को कैसे प्रोसेस करना है। देयर आर मेनी टेक्निक्स दैट यू कैन यूज टू प्रोसेस योर इमोशंस, बिकॉज हमें क्या होता है कि हम इमोशंस को एक्सप्रेस कर देना, एक्सप्रेशन एक ही है हमारे यहाँ, रोना, क्राइंग, एंड वी थिंक कि बस रोना धोना हो गया, दैट्स ऑल। That is not all. That is one way of expressing your emotions. और एक्सप्रेसिंग के तरीक़ेकार होते हैं हमको एक्सप्रेस करने के, और बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके लव्ड वन थे, आप उनके नाम के, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह रिलीजन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मौजूद है कि हम उनके नाम का जो सदका वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी चीजें हैं कि हम एक टाइम तक उनको याद कर रहे हैं, ठीक है, बट आफ्टर दैट जब हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट हो रही है, इट डज नॉट मीन कि हम उनको भूल चुके हुए हैं, वो हमारे अंदर मौजूद है, ठीक है। अब जब आपने उसको प्रोसेस कर लिया ना, तो वो ये वाली जो थॉट होगी ना, इट वुड कम विद पीस। ये ख्याल आएगा जरूर, लेकिन साथ पीस आएगा। जब वो प्रोसेस नहीं हुआ होगा तो ये जो ख्याल आएगा ना, इसके साथ गिल्ट आएगा। अब ये भी प्रोसेस है, इमोशन है, इसको भी प्रोसेस करना है। सो प्रोसेसिंग के जो तरीकेकार है वो थेरेपी में इन डिटेल आपको समझाए जाते हैं, बट जो मेनली यही है कि सिट डाउन विद योर इमोशंस, डू नॉट सप्रेस देम। जब आप उनको सप्रेस करते हो तो अवॉइडेंस आती है, नमनेस आती है, फिर चाहे आप फंक्शन प्रॉपर कर भी रहे हो, वही आप वाली बात है, रातें आपके डिस्टर्ब होंगी, रातें ठीक हो भी तो दिन में कोई किसी न किसी चीज पर ऐसा पॉसिबल है कि कई सालों के बाद वो निकल? बिल्कुल पॉसिबल है। Why? How? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए वही बात है ना, जब आपने उसको सप्रेस किया, आपको तो लगा आपने प्रोसेसिंग कर दी अपने इमोशंस की, लेकिन बहुत सारे डिफिकल्ट इमोशंस उसके साथ एसोसिएटेड थे, तो आफ्टर इयर्स वो जो आपके सारे सालों के जो स्ट्रेसर्स थे वो भी आते रहे, जैसे मैंने शुरू में कहा, एड ऑन होते रहे, ठीक है। अब वो एक प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ इसको कहा जाता है कि आफ्टर इयर्स इट कम्स आउट, और ये प्रॉपर एक हमारे पास डिसऑर्डर मौजूद है, हमारा जो एक डायग्नोस्टिक मैनुअल है उसके अंदर प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर अभी रिसेंटली इसको ऐड किया गया। इसमें ये है कि सालों तक वो ग्रीफ आपके साथ चले जा रहा है, आपने प्रोसेस ही नहीं किया उसको, सो इट इज देयर। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा बात करते हैं यंगस्टर्स की, बच्चे रिलेशनशिप इश्यूज बहुत हैं हमारी सोसाइटी में। हम अगर कैमरा के सामने बैठे हैं, हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि हर बच्चा बच्ची आजकल बहुत यंग एज से रिलेशनशिप में है और बहुत यंग एज से ब्रेकअप स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर टू यंग, यू आर नॉट एबल टू टेक द a relationship to end of your life, you know, the stuff like that. तो वो बच्चों के लिए समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है मूव ऑन करना। अच्छा, और फिर आपके इर्द गिर्द के दोस्त जानते होते हैं, फिर लोग बुली करना शुरू हो जाते हैं, किसी और से आप दोस्ती नहीं कर रहे होते कि शायद मैं बिट्रे कर रहा हूँ। इन सब चीजों को यंगस्टर्स किस तरह प्रोसेस करें? देखें, आपने इसमें रिलेशनशिप की बात की है जो यंगस्टर्स का है, ठीक है। इसमें 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेसिबिलिटी और ओवर एक्सपोजर।
ओके सोशल मीडिया आजकल हमारे पास हमारे लिए बहुत आसान है, हम्म, हम हर चीज को ना एक डिफरेंट नाम दे सकते हैं एग्जैक्टली और आप उसको सही गलत कह नहीं सकते। मैं कहूंगी तो मैं कहूंगी मुझे तो ठीक लग रहा है तो आई जस्ट डू इट, मतलब मैं अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करूंगी। अब जब वो एक आप रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप सो कॉल्ड आप स्टार्ट करते हो तो यू हैव योर ओन परसेप्शन टुवर्ड्स दैट, ठीक है। अब आपने अपने दोस्तों के आगे उसको ब्रैग भी करना है, ठीक है। आपने बड़ा एक स्टेटस सिंबल भी कहा जाता है कि ठीक है भाई आपके लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड ऑल दोस एंड रिलेशनशिप्स, इट्स वेरी कॉमन इन स्कूल्स नाउ इट्स वेरी कि वो एक कपल की सूरत में हर बच्चा बच्ची फिर रहे होते हैं। हाँ उनको टैग कर दिया जाता है ना, एग्जैक्टली तो वो जब एक लेबल लग जाता है तो दे टेक इट एज अ बैज ऑफ ऑनर कि दिस इज माय आइडेंटिटी, ओके राइट ठीक है। तो दोनों जेंडर्स उसको अपनी आइडेंटिटी के साथ लेकर चल रहे होते हैं। अब यहीं से आपकी पर्सनालिटी के इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो वट एवर हैपन, जाहिर है अपने आगे बढ़ना है लाइफ में, एग्जैक्टली ठीक है। किसी के क्या गोल्स हैं, किसी के क्या गोल्स हैं, यू पार्ट योर वेज और फिर वो डिफरेंट चीजें आप अडॉप्ट कर लेते हो। अब दोनों लोगों के लिए कितना मुश्किल है, एंड यू आर इन ग्रोइंग एज, यू आर इन ग्रोइंग एज एज वेल। हाँ। अब जहाँ ये ग्रोइंग सब- एज के अपने चैलेंजेस हैं और आपके पास ऑलरेडी एक ऐसा एक्सपीरियंस आ रहा है तो आपकी मेंटल हेल्थ डेफिनेटली उससे मुतासिर होगी, ठीक है। अब उनके लिए ये सब चीजें प्रोसेस करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ पेरेंट्स के साथ ऐसी बॉन्डिंग हो, सोशल स्किल्स उनकी ऐसी हो, ये सब चीजें सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ अवेयरनेस क्या होनी चाहिए Self- इस एज में? सेल्फ age अवेयरनेस में? हाँ इस एज में ये होनी चाहिए कि उनको पता हो कि उनके इमोशंस क्या है, ठीक है। इस एज में सबके इमोशंस स्पाइक अप किए होते हैं, एग्जैक्टली प्यूबर्टी हिट कर रही होती है, स्पाइक अप इमोशंस होते हैं, बिल्कुल सब होते हैं। अच्छा लग रहा होता है, बिल्कुल। तितलियां बहुत होती हैं, बिल्कुल वो ही ना एड्रेनलिन रश जिसको कहा हाँ। जाता है कि बस सब चीजें अच्छी लग रही होती है, एक एक्साइटेबिलिटी की स्टेट होती है, हर Okay. चीज एक्साइटमेंट में। ओके और उसके अंदर अवेयरनेस का क्या फैक्टर है? अवेयरनेस का ये फैक्टर होगा जब आपको पता होगा कि दिस इज जस्ट अ फेज, इट इज गोना गो अवे, व्हेन यू वुड गो आउट ऑफ दिस, ग्रो आउट ऑफ दिस फेज, तब आपको असल दुनिया की समझ आएगी। जब आप बाहर निकलोगे, स्कूल से बाहर निकलोगे, कॉलेज से बाहर निकलोगे, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलोगे, बहुत सारी चीजें हैं उसमें सेल्फ अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि मेरे जिंदगी में गोल्स क्या हैं, ओके व्हाट इज इट दैट ड्राइव्स मी इन माय लाइफ, मैंने क्या सोचा था, मेरा क्या एम्बिशन था। बिकॉज इन माय ओपिनियन आपका जो काम होता है या जो आपका एम्बिशन होता है वो आपको हर चीज से बचा लेता है। यू आर वेरी राइट, दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस I एक्चुअली। know, ऐसा ही है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है। मैंने इसलिए कहा इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि द वर्क दैट यू चूज, इसीलिए आपको बड़े ध्यान से उसको चूज करना चाहिए वो, बिकॉज मोस्ट ऑफ योर टाइम यू स्पेंड एट योर वर्क प्लेस। तो अगर वो आपके जहन में ऐसा होगा, आपको पता होगा कि आपने क्या करना है, दैट वुड गिव यू अवेयरनेस, योर एक्सपोजर वुड गिव यू अवेयरनेस, राइट राइट। ठीक है। आपकी एक्सेसिबिलिटी है तो उसका इस्तेमाल सही करो। इस एज में बहुत मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल है लेकिन अगर लेट्स सपोज आपका हो गया ब्रेकअप, हाँ। अब आप सेट भी हो हाँ। गए हैं, आपसे चीजें भी प्रोसेस नहीं हो रही, स्कूल कॉलेज जाते हैं, यू आर टैग्ड, बुली भी हो रहे हैं, या सोशल मीडिया पे आपका कोई ऐसा सीन था, उसको अब इस सारी चीज को, ये सिचुएशन हो गई है, अव्वल तो होनी नहीं चाहिए, अब हो गई है, अब इसको किस तरह से हल करें, कुछ फिंगर टिप पे क्या है? अब हम उनको, जो स्टूडेंट्स या जो बच्चे हमारे पास इन इश्यूज के साथ आ रहे हैं, हम उनको ये नहीं कह सकते कि तुमने गलत किया, यस वो तो दोबारा आएगा नहीं ना। उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स आर वैलिड इन द फर्स्ट प्लेस, ओके राइट, ठीक है। दैट किड हैज बीन गोन थ्रू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, जो वो नहीं चाहता था इतनी अर्ली एज पे उन सब चीजों से गुजरे। तो सबसे पहले थेरेपी में सुना जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स, देखिए राबे, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ना, इन द एंड ऑफ द सेशन दे जस्ट से कि हमें सिर्फ किसी से बात करनी थी, हमें सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए। तो व्हेन यू प्रोवाइड दैट सेफ स्पेस, दैट नॉन जजमेंटल, नॉन बाइस्ड स्पेस टू दोस पीपल, दे स्पीक अप अबाउट देमसेल्व्स। और जब वो बात करते हैं उनको खुद रियलाइज हो जाता है, खुद प्रोसेस कर रहे हैं, ओके। ठीक है। तो क्या यू वुड से कि लिखना और बात करना इक्वल है या नहीं? लिखने से मसले हल नहीं होते, बिकॉज समटाइम्स लोग कहते हैं कि अगर आप बात नहीं कर सकते तो लिख लें, व्हाट इज योर सजेशन? बिल्कुल ऐसा ही है, लिखने से मसले हल मैं मानती हूँ नहीं होते हैं, बट एक आपको स्टेप मिल जाता है। ओके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लिखने से बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, तो आपका खुद दिमाग उस चीज को प्रोसेस करता है, दैट व्हाट आई हैव रोट डाउन, और आप पढ़ते भी हो, ठीक है। हाँ। जब आप उसको रिफ्लेक्ट करते हो तो आप कहते हो अच्छा मैंने ये लिखा था, अच्छा इसका ये मतलब था,
तो आप खुद से डायलॉग कर रहे हो, आप ये यहाँ से अवेयरनेस आ रही है ना, राइट, अपने थॉट प्रोसेसेस की आ रही है, अपने बिहेवियर्स की आ रही है, अपने एक्शंस की आ रही है, समझ आ रही है ना। तो लिखना इज नॉट इक्वलेंट टू गेटिंग हेल्प और थेरेपी, बट लिखना इज बेटर फॉर योर ओन सेल्फ, आपकी ये सेल्फ हेल्प है एक तरह से। ओके, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इन सब चीजों को। एक वर्ड बहुत ज्यादा हम सुनते हैं, PTSD, समथिंग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसका भी ताल्लुक है ग्रीफ से? जी जी जी, इसमें इस तरह से है कि जैसे मैंने कहा कि ग्रीफ अगर प्रोसेस नहीं हुआ, लंबे अरसे तक के लिए चला है, तो उसको हम प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ कहते हैं। राइट, इसी तरह से एक एंटिसिपेटरी ग्रीफ हमने बताया, इसी तरह से हमारे पास होता है ट्रॉमेटिक ग्रीफ ओके, कि कोई ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, उसके बाद आप एक ग्रीफ से गुजर रहे हो, कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, और नेचुरल डिजास्टर्स आपके होते हैं, जैसे कोविड था, कोविड के बाद बहुत सारे आपका लॉस हुआ और सारा कुछ हुआ, ठीक है, आप उस ग्रीफ से गुजरे हो। एक होता है इसी तरह से कलेक्टिव ट्रॉमा, ओके, राइट, ठीक है। कलेक्टिव ट्रॉमा ये होता है कि बहुत सारे लोग एक ही चीज से गुजर रहे हैं, ओके, राइट, ठीक है। अब इसमें भी कोविड के दौरान में हम लोग हाँ, एक एक्सपीरियंस एक था और experience सब था, एक लोग उससे scenario गुजर था, रहे, लेकिन right. सबकी परसेप्शन डिफरेंट थी। Okay. अब वो जो PTSD है ना, इट्स बेसिकली ए डायग्नोज्ड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, ओके, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। Okay. वही चीजें हैं कि ग्रीफ जो प्रोसेस नहीं होता, वो लंबे अरसे के लिए चलता है, उसमें किसी भी किस्म का स्ट्रेस हो सकता है, किसी भी किस्म का ट्रॉमा हो सकता है, आपकी इमोशनल अब्यूज हो सकती है, आपकी फिजिकल अब्यूज हो सकती है, सेक्सुअल अब्यूज हो सकती है। तो इस तरह की जो अब्यूजेस मिलकर एक आपका ट्रॉमा रेज कर देती है, आपका एक स्ट्रेस लेवल बढ़ा देती है। ओके, उसके साइंस एंड सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, उसमें आपको फ्लैशबैक्स भी आएंगे, उसमें आपको नाइटमेयर्स भी आएंगे, उसमें आपकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी आएंगी, मतलब आपकी सोच समझने का अंदाज, फैसला लेने का अंदाज, सब चीजें डिस्टॉर्टेड है। अच्छा, बिखरी ग्रीफ का कोई ताल्लुक, आपने बात करी थी कि आप अब्यूज की बात की, तो उससे मुझे ख्याल आया कि सिर्फ इसका ताल्लुक अब्यूज से होता है या कोई जेनेटिकल रीजंस भी होती हैं, या ऐसा होता है कि अगर किसी बच्चे ने अपनी माँ को देखा है स्ट्रेस में या बाप को देखा है और वो अडॉप्ट कर लेता है वो सारी चीजें, क्या ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं या इसका कोई ताल्लुक उन तमाम चीजों से नहीं है, जेनेटिकल फैक्टर्स से? अच्छा, ये जो आपने बात की, मतलब जो बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, बिहेवियरल Exactly. ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल ये कॉमन है, बहुत कॉमन है। बहुत सारे बच्चों में हमने देखा है कि अगर माँ आती है हेडेक्स की कंप्लेन के साथ कि क्रॉनिक हेडेक है, चले जा रहे, थोड़ी देर से बाद वो बच्चा जो 5 साल का 6 साल का, वो भी कहेगा मेरे सर में दर्द है। Okay. तो दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है। बच्चे हैं, बच्चे तो वही करेंगे जो बच्चे देखेंगे, ठीक है। अब जो हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनके कुछ कॉजिंग या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक्स इज वन ऑफ देम। Okay. Your genetics, आपकी genes, आपका environment, and your own temperament. Okay. These are 3 factors that contribute towards any psychological disorder. ओके, राइट। अच्छा, एक चीज जो बहुत ज्यादा हम जब इंस्टाग्राम की रील्स देखते हैं या टिकटॉक पे, बहुत सारे जो थेरेपिस्ट हैं वो एक बात कह रहे होते हैं कि आपके जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात हैं, उससे आपने फाइट तो अकेले करना है। मुझे ये नहीं समझ आती कि फाइट आपने अकेले करना है, इतने सारे लोगों ने मिलके आपको उस सिचुएशन में डाला, एंड देन यू पीपल से या यूजुअली थेरेपिस्ट से कि अकेले लड़ना, इसकी क्या वो है? मतलब जब एक पेशेंट को आप ये बात कहते हैं तो क्या वो ऑफेंडिंग होता है इस बात से? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन देखिए जो फाइट आपकी है वो आपकी है, एक एक्सपीरियंस है ना, वो आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। जैसे हमने ग्रीफ की बात की है, ग्रीफ एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, राइट। चाहे एक घर में लॉस हुआ है, ठीक है, सब लोग उसमें बराबर के शरीक हैं, लेकिन हर बहन भाई का उसकी तरफ रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। कुछ लोग जल्दी उसमें से निकल आएंगे, कुछ लोग टाइम लेके निकलेंगे। तो ये हर इंसान की बायोकेमिस्ट्री होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जो उस चीज को मुख्तलिफ बनाते हैं। अब रही बात की जो बहुत सारे लोग मिलकर आपको उस कंडीशन में डालते हैं, then you have to find फैक्टर्स। हाँ बिल्कुल होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें सपोर्ट मैटर्स अ लॉट। आपको सपोर्ट मिलती रहेगी तो आप बहुत अच्छे से उससे लड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन इन द एंड जितनी विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी, जितना आप खुद उस चीज को हैंडल और प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट से एक पुश मिलता है। सपोर्ट की अपनी सिग्निफिकेंस है, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट से मतलब आपको कुछ मिलता नहीं है, हासिल नहीं होता। सपोर्ट की अपनी सिग्निफिकेंस है, लेकिन इन द एंड इट्स योर फाइट एंड यू हैव टू फाइट इट ऑन योर ओन। एक एंड पे मैं आपसे लास्ट पूछना चाहूंगी, एक चीज बहुत कॉमन हो गया है, एवरीवन सेज मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह हमने कहा कि मदर को देख के बच्चा सीखता है,
तो क्या हम अपने इन्वायरमेंट से इस चीज को बहुत अडॉप्ट करें कि एवरीवन वांट्स कि उसके साथ ये लेबल हो कि वो किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है या एंजाइटी से गुजर रहा है? क्या ये ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि इसकी अवेयरनेस ज्यादा हो रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आजकल के हालात और टाइम है वो तो सबको पता है। तो उनके अकॉर्डिंग स्ट्रेस तो सबको है ऑनेस्टली, बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 7 to 8 years, तो आई हैव सीन कि वो उसमें एक इंक्रीज जरूर आया है अवेयरनेस के। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अवेयरनेस के साथ इंक्रीज आया है। सो स्ट्रेस इज वेरी कॉमन और हर अगला इंसान स्ट्रेस से गुजरता है। स्ट्रेसेस मुख्तलिफ इकसाम के हैं, ओके लेकिन जो एंजाइटी और डिप्रेशन है, अब क्लिनिकल डिप्रेशन और क्लिनिकल एंजाइटी दे बोथ आर डिफरेंट। ओके तो बार बार इस चीज का इस्तेमाल करना ये गलत है कि आई एम डिप्रेस्ड, बिकॉज वो डिप्रेस्ड जो एक मूड है दैट इज डिफरेंट, बट एक डायग्नोसिस इज डिफरेंट। तो आप इतना कैजुअली उसको यूज नहीं कर सकते। ओके राइट, और करना नहीं करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। राइट। अच्छा आयशा, आखिर में कोई एक मैसेज आप देना चाहेंगी अपनी ऑडियंस को? हाँ बिल्कुल, वो यही होगा मैसेज कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी चैलेंजेस इन योर लाइफ, कोई भी ऐसी स्ट्रगल है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं और आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो आई बिलीव आपको जो है प्रोफेशनल हेल्प सीख कर लेनी चाहिए और मिलकर इस स्टिग्मा को ख़त्म करना चाहिए हमारी सोसाइटी से। बिकॉज मैंने जैसे कहा कि अभी आई कैन सी के चेंजेस आ रहे हैं, बट स्टिल वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे। तो कोशिश करनी चाहिए कि आपने अपने इर्द गिर्द देखें कोई भी ऐसा इंसान जो मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से या आप खुद भी गुजर रहे हैं, तो सीख प्रोफेशनल हेल्प। थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज का सेशन अच्छा रहा होगा। दोबारा किसी सेशन में दोबारा आयशा को इनवाइट करेंगे और इस पर मजीद बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।